एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट अवेलेबल है, जो कि आपके सबसे अच्छे टीचर्स ने क्यूरेट किया हुआ है। इसके अलावा आईसीएसई की भी कुछ बुक्स हैं जिसको हमने केटर किया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज नॉट लेफ्ट आउट। ओलंपियाड, एनटीएससी, जी, नीट, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं इसकी भी प्रिपरेशन के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। बट दिस इज नॉट द गुड न्यूज़। द गुड न्यूज़ इज, now of course this is a good news, but the best news is that you do not have to pay for anything. Education is literally free on this platform. Isn't that a great news? So इसी बहुत amazing news के साथ we are going to start with क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर द विलेज ब्लैकस्मिथ, जो कि हमारी एंगेजिंग इंग्लिश बुक का 11th यूनिट है। Now this poem has already been explained in our previous video. Explanation हम देख चुके हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू चेक आउट द समरी, जो इसका स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, एंड पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समरी स्टार्ट करते हैं। द पोम ओपन्स विद द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ विलेज ब्लैकस्मिथ हु हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड मस्कुलर हैंड्स विच हैव बिकम एज स्ट्रॉन्ग एज द आयरन बैंड्स। जो हमारी पोम स्टार्ट होती है उसमें हम विलेज ब्लैकस्मिथ जो है उसके फिजिकल अपीयरेंस को डिस्कस करते हैं। उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, मस्कुलर हैंड्स हैं, और उसके जो हैंड्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं जितने आयरन बैंड्स होते हैं। Longfellow goes on describing his hair which is black and crisp. फिर वो उसके बालों के बारे में बताते हैं कि वो कितने black हैं, long हैं, crisp हैं। The poet tells that the blacksmith earns with his honesty and so he lives with respect and dignity. फिर वो बताते हैं कि वो बहुत ऑनेस्टली अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। The poet further describes that the blacksmith never feels any contempt towards his work. उसको कभी भी अपना काम करते टाइम बुरा नहीं लगता, वो अपने काम से परेशान नहीं है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। When the school children comes back from the school, so when the school children come back, ओके, बिकॉज चिल्ड्रन प्लूरल है तो हम कम्स यूज़ नहीं करेंगे। जब बच्चे जो है स्कूल से वापस आते हैं, दे लव लुकिंग एट द फ्लेम दैट द ब्लैकस्मिथ यूजेस टू फोर्ज हिज आयरन। तो उनको वो आग, वो फ्लेम देखने में बड़ा मज़ा आता है जिससे वो आयरन को शेप करता है। The blacksmith also goes to attend the church prayers on Sundays and he listens to his daughter sing and feels happy. तो हर संडे को वो चर्च जाते हैं जहाँ पे उनकी बेटी जो है वो विलेज क्वायर का एक पार्ट है, और वो उसको जब गाना गाते हुए सुनते हैं तो उनका दिल जो है बहुत खुश हो जाता है। The cause that makes him happy is the voice of his daughter, which makes him feel as if her mother from the heaven is singing for him. वो इसलिए इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ में उनको उनकी वाइफ जो कि अब डेड है, जो मतलब अब उनके साथ नहीं है, उसकी याद दिलाती है कि उसकी आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ की आवाज़ जैसी है, और इसीलिए उनको अपनी वाइफ की याद आ जाती है और बहुत खुश हो जाते हैं वो। The blacksmith cannot stop his tears of joy. जब वो उसके लिए गाती है तो वो अपनी खुशी के आंसू प्लस एट द सेम टाइम वो जो अपनी वाइफ को मिस कर रहे हैं, वो जो टीयर्स आ रहे हैं उनकी आंखों में, वो रोक नहीं पाते। The poet thinks that the blacksmith is a perfect example of what a man should be. पोइट को लगता है ब्लैकस्मिथ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक आदमी को किस तरीके का होना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। He starts to work in the morning and finishes it by the evening and thus his life goes on. वो सुबह काम चालू करते हैं, रात में अपना काम खत्म करते हैं, और इसी तरीके से उनकी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है। In the last stanza, the poet tells us that we must learn a lesson from the life of the blacksmith. Last stanza में poet हमें ये बताते हैं कि हमें blacksmith की लाइफ से एक सबक सीखना चाहिए। As he shapes the iron on his flame, we must also shape our life with our hard work. जिस तरीके से वो उस आयरन को आग में तपाता है और उसको शेप देता है, वैसे ही हमें अपने डीड से, अपने थॉट से, अच्छे कर्मों से अपनी लाइफ को शेप करना चाहिए। So here we are done with the summary. Now we will see the structure of this poem. Structure मतलब किस तरीके से जो poem है उसका rhyming pattern क्या है, और उसको जो है किस मतलब जो different stanzas है, कितने stanzas है ना, all those things. सबसे पहले
Longfellow writes the poem with 8 stanzas. टोटल इस पोम में 8 स्टैंजाज हैं. द राइम स्कीम वरीज इन द स्टैंजाज. अब हर स्टैंजा में राइमिंग पैटर्न जो है, राइम स्कीम है, वो अलग है. जैसे कि अगर आप पहला स्टैंजा देखोगे तो उसका राइमिंग पैटर्न है ए बी ए सी डी सी, ए बी ए सी डी सी. लेकिन जो दूसरा स्टैंजा है उसका राइमिंग पैटर्न है ए बी सी बी डी बी, ए बी सी बी डी बी. इसी तरीके से हर स्टैंजा का जो राइमिंग पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है. The poem proceeds in a natural order from a description of the blacksmith and his character. तो अब यहाँ पे बताया है कि एक कहानी जिस तरीके से बताई जाती है उसी तरीके से बहुत नेचुरल ऑर्डर में इस पोम का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा में उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्लस उसके कैरेक्टर के बारे में बताया हुआ है. जो फोर्थ स्टैंजा है उसमें कि वो विलेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो बताया गया है. उसके बाद जो है फिफ्थ और सिक्स्थ स्टैंजा में वो कैसे अपनी सोशली कैसे इन्वॉल्व है, रिलीजियस कमिटमेंट और परसिस्टेंस इन लाइफ बताया गया है. और लास्ट जो सेवेंथ और एट्थ स्टैंजा में है उसमें वो बता रहा है कि वो लेसन जो है, क्या लेसन दे रहा है रीडर को, मतलब जो कि हम हैं, जो लोग उस पोम को पढ़ रहे हैं उस पोम में वो क्या एक लेसन दे रहे हैं रीडर को. सो ये है लास्ट 2 स्टैंजाज में. क्लियर? अब आते हैं हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस में. सो सबसे पहले इसमें सिमिली यूज़ हुई है. सिमिली मतलब क्या होता है, जब आप दो डिफरेंट चीज़ों को एक कॉमन पैरामीटर के बेसिस पे कंपेयर करते हो यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, उसे हम कहते हैं सिमिली. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्रॉनी आर्म्स, उसके जो मसल्स हैं ब्रॉनी आर्म्स के, दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स. तो यहाँ पे जो उसके जो मसल्स हैं उनको कंपेयर किया गया है, मसल्स को कंपेयर किया गया है आयरन बैंड से. और क्या चीज़ कंपेयर की गई है, उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड एज. तो ये एक हो गया सिमिली. इट इज़ यूज हियर टू कंपेयर हिज ब्रॉनी आर्म्स टू आयरन बैंड्स. एक और सिमिली जो इस पोम में यूज हुई है वो है हिज फेस इज लाइक द टैन. उसका जो फेस है वो कैसा है, लाइक द टैन. क्लियर? नेक्स्ट जो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है अलिट्रेशन. अलिट्रेशन का मतलब होता है जब एक ही सेंटेंस में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, कोई भी साउंड रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं अलिट्रेशन. इसमें जैसे है माइटी मैन, तो यहाँ पे म का साउंड रिपीट हो रहा है. स्मिदी स्टैंड्स, स का साउंड रिपीट हो रहा है. हियर हिज, ह का साउंड रिपीट हो रहा है. हियर हिम, एंड देन वी हैव हिज हेवी. सिमिलरली फ्लेमिंग फॉर्ज. ये सारे जो हैं ये अलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं. अब आता है एसोनेंस. एसोनेंस मतलब क्या होता है, अलिट्रेशन में क्या होता है, सेम साउंड रिपीट होता है. ओके, एसोनेंस का मतलब होता है कोई, जैसे एसोनेंस और कॉन्सोनेंस दो होते हैं. एसोनेंस में कोई वोवेल का साउंड रिपीट हो रहा है और कॉन्सोनेंस में किसी कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट हो रहा है. जैसे अगर आप ये देखोगे, it is evident in stanza 2 with the repetition of the word o sound repeat हो रहा है उसमें, with words looks, whole, world, for, o's. अब यहाँ पे देखो alliteration मतलब वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ वो नहीं है, बस यहाँ पे ओ का साउंड रिपीट हो रहा है. वर्ल्ड, लुक्स, होल, फॉर, ओज. तो यहाँ पे ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, इसको हम एसोनेंस कहते हैं. क्लियरली? ठीक है. और लास्ट है मेटाफोर. मेटाफोर मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप दो चीज़ों को कंपेयर तो कर रहे हो लेकिन उसमें एज और लाइक वर्ड यूज नहीं कर रहे हो. जैसे दिया हुआ है आवर फॉर्च्यून्स मस्ट बी रॉट, हमारी जो किस्मत है उसे शेप देना चाहिए. तो यहाँ पे लाइफ इज कंपेयर टू अ स्मिदी. लाइफ जो है एक ब्लैक स्मिथ से कंपेयर की गई है. एट हुज फॉर्ज आवर फॉर्च्यून्स आर शेप, जिसके फौज पे, जिसकी उस भट्टी पे हमारी लाइफ भी शेप होती है. सिमिलरली ईच बर्निंग डीड एंड थॉट. ईच बर्निंग डीड एंड थॉट मतलब यहाँ पे लाइफ इज कंपेयर टू एन एनविल, जिस पे आप मार के जो है आप अपनी डेस्टिनी को शेप करते हो. एंड आवर डीड्स एंड थॉट्स आर कंपेयर टू हॉट आयरन. हमारे जो कर्म होते हैं उसी से हमारी लाइफ शेप होती है. तो हमारे कर्मों को कंपेयर किया गया उसके हैमर से, प्लस हमारी लाइफ को कंपेयर किया गया है एनविल से, जिस पे रख के हमारे कर्मों से हम उसको शेप देते हैं. सो दिस इज लाइक एन एक्सटेंडेड मेटाफोर. इसको बोलते हैं कि बहुत बड़ा, डीप, इसको बोलते हैं कंपैरिजन. क्लियर? तो यहाँ पे वी आर डन विद द कंपैरिजन. बेसिकली
समरी, स्ट्रक्चर एंड पोएटिक डिवाइसेस, ये भी हमने खत्म कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टे ट्यून्ड। एंड ये रही वेबसाइट हमारी जिसका ये होम पेज है magnetbrains.com, जहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस बहुत ही इजीली ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज सिलेक्ट द क्लास, सब्जेक्ट, topic, and this is how your video will start. Okay, thank you so much for watching. Also do not forget that Magnet Brains is here with Magnet Brains Hindi channel now, so subscribe to this channel so that it can help you और आप जो हो अपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी बता सकते हो ये। Okay, now don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you so much. I'll see you in my next video. Take care. Bye.